हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, आज से अपना प्रॉमिस अपन पूरा करने जा रहे हैं और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 12th क्लास इंग्लिश मीडियम कि फिजिक्स को मैं कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाला हूं। ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर ऑनलाइन भी आपकी वीडियोस डाला करो ताकि हमें कोई डाउट्स रहे या किसी टॉपिक को हमें रिवाइज करना हो, पढ़ना हो तो हमें उसमें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक इंट्रोडक्शन। आपको पूरी फिजिक्स में ध्यान रखना, ये चैप्टर इतनी हेल्प करने वाला है, आपको चीजें है ना इसी बेसिक लेवल से क्लियर होगी। और जिसे कहते हैं ना फिजिक्स की जान, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो चैप्टर फर्स्ट है वो फिजिक्स की जान है। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके आने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको यहां पे दो चीजें डिस्कस करूंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस उसके साथ पेपर पैटर्न कि चैप्टर फर्स्ट का पेपर पैटर्न बोर्ड एग्जाम में क्या रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज अपना है चैप्टर फर्स्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है अपने पास? चैप्टर फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बहुत अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा अगर आप बेसिक के साथ पढ़ेंगे तभी मजा आएगा बेटा। कहानी समझ आ रही है? चलो, अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आरबीएससी में तो चैप्टर फर्स्ट के नाम से है और सीबीएसई में यूनिट फर्स्ट के नाम से है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में अपने पास फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर होता है। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के क्या बोला जाता है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसी टॉपिक से ही अपन अपना बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। चलो, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको इसका फ्लेवर टेस्ट करा देता हूं। इस चैप्टर में पेपर पैटर्न के अंदर किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर से एक तो आपका एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन आने के चांस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन की बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट के बेसिस पे हो सकता है, क्लियर, या फिर शॉर्ट न्यूमेरिकल के बेसिस पे हो सकता है। छोटे न्यूमेरिकल जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, परमिटिविटी है, और अपने पास इधर से अगर अपन देखें तो गाउस लॉ भी है। ये वाली चीजें अपन इसको क्या करेंगे? क्लियर करते हुए चलेंगे। तो एक चीज तो अपने पास ये वाली होगी। अच्छा, उसके बाद अपन देखें एक अपने पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, किसी की भी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है ना, किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी अपने पास बनेगा। फिर और आगे देखें तो किसी भी लॉस को पूछा जा सकता है, कोई भी डेरिवेशन को प्रूफ करवाया जा सकता है, किसी का भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है, किसी की भी डायमेंशन पूछी जा सकती है ना, किसी की भी यूनिट पूछी जा सकती है। और लास्ट में सबसे बड़ा रामबाण जिसे कहते हैं ना 101% छपेगा एग्जाम में, 101% छपेगा, लिख के ले जाओ। ठीक है, दावे के साथ कह रहा हूं। और वो टॉपिक क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन कौन से पे? एक तो अपन एक्सिस पे निकालना सीखेंगे, एक अपन इक्वेटोरियल पे निकालना सीखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही मैं ऐड कर रहा हूं गाउस लॉ। हाँ बेटा, गाउस लॉ जो है वो प्लस उसकी एप्लीकेशन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं ना वरदान प्राप्त है बेटा इसको एग्जाम में आने के लिए। तो ये आपका पेपर का पैटर्न लेने वाला है, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा क्वेश्चन। अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो शॉर्ट आएंगे। और मैं तुम्हें एक आज बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल 2 या 3 लाइन का हो उसी को ही पढ़ के जाया करो। 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन
कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आप चाहो तो लास्ट अपने प्रीवियस 10 साल के पेपर उठा के देख लो। हाँ, 4 से 5 लाइन का नहीं होगा, वो 2 लाइन का भी होगा, उसमें डायग्राम कॉन्सेप्ट डाल सकता है वो। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? ये तो आपका रहा पेपर पैटर्न। अब अपन आते हैं अपने चैप्टर पे। करें स्टार्ट? चलो तो प्यारे बच्चों लगा देना भैया जी जान। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन में कहानी समझना, क्योंकि ये चैप्टर आपको कहानियों में इतना प्यारा समझ में आएगा कि आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। ओके बेटा, चलो तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या होता है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है इसको मैं प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइन करना चाहूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहले अपन इसको ब्रेक करके देखते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे इसको मैंने कर दिया इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है यहां पे चार्जेस से। किससे बेटा? चार्जेस। और चार्जेस में भी स्पेशली अपन किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात करें। यहां पे प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट ही बहुत कम काम में आएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट काम में लेना। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या? चार्जेस, और चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बोला जाए तो? स्टेबल। स्टेबल का मतलब जो चीज रुकी हुई है, यानी कि रेस्ट कंडीशन में। तो ये अपने पास कौन सी कंडीशन? रेस्ट कंडीशन। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो रेस्ट कंडीशन में ही ज्यादातर वे में काम करेगा, क्योंकि अगर चार्ज मूव करने लग जाता है तो मूव करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि फिजिक्स है उसकी ये ब्रांच है। समझ रहे हो बेटा? फिजिक्स की क्या है? ब्रांच, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच किसके साथ डील करेंगे? विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट कंडीशन। जो आपके चार्जेस हैं अगर वो रेस्ट कंडीशन में बिहेव कर रहे हैं, या ऐसे चार्जेस जिनको हम केवल और केवल रेस्ट कंडीशन में ही स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्लियर है बेटा? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्लियर, विच डील्स विद द, देखो अपन बात करें द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, which deals with the study of, किसके साथ अपन डील कर रहे हैं? चार्जेस, एंड चार्जेस आर सिचुएटेड इन रेस्ट कंडीशन। वो चार्जेस आपके रेस्ट कंडीशन में अगर होंगे दैट इज कॉल्ड द, उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ में आ गया। अब भाई साहब क्या हुआ कि बात आई कि चार्जेस रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए। अब रेस्ट कंडीशन का मतलब अगर चार्ज रुके हुए रहेंगे तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब इस पे बहस चल रही थी साइंटिस्टों की। अब 3 साइंटिस्ट, तीनों ही समझदार, लास्ट वाला ज्यादा समझदार क्योंकि उसने पहले देख लिया कि 2 लोग क्या करते हैं, उसके बाद ही अपन डिस्कशन करेंगे। अब मजे की बात सुनो, एक कहानी है, उस कहानी से तुमको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आ जाओगे। अब अपने पास क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पढ़ लिया कि भैया जितनी भी स्टडी होगी फिजिक्स की वो रेस्ट कंडीशन में होने वाली है ना? तो देखो अपने पास इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आ जाओ अपन अब इसको लेके आते हैं, है ना? बेसिक से लेके बेसिक तक, मतलब प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब कहानी समझना, जब तुम कहानी समझ जाओगे तुम कहोगे सर मजा आ गया, अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन खुद ही दे देंगे। अब भाई साहब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज पे 3 साइंटिस्टों की बहस चल रही थी। फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो था अराउंड 600 बीसी। हाँ भैया, 600 बीसी के अराउंड एक ग्रीक फिलोसोफर था, और ग्रीक फिलोसोफर जो है अपने पास, देखो ग्रीक फिलोसोफर उसका नाम था थैल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम है बेटा? थैल्स ऑफ मिलेटस। यानी कि अपने पास ग्रीक फिलोसोफर मिलेटस का रहने वाला था। क्या नाम है साइंटिस्ट का? थैल्स। सबसे पहले इससे पूछा गया कि भाई ये बता कि चार्ज कैसे डेवलप हुआ। तो थैल्स अंकल बेचारे सोचने लग गए। उसने बोला, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, इसने बोला जब हम 2 ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, यानी कि व्हेन 2 ऑब्जेक्ट
rubbed with each other when two object rubbed with each other, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आप खुद ही सोचो, मान लो मेरे पास एक क्लॉथ है ना, हालांकि मैं इस क्लॉथ का एग्जांपल आगे लेके आने वाला हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला। मेरे पास एक क्लॉथ है, एक ही मार्कर है, ये दो ऑब्जेक्ट है। अभी ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आप सोचो कि चार्ज डेवलप कैसे हुआ होगा। इस चीज की डिस्कवरी सबसे पहले किसने दी? थेल्स ने। इसने बोला कि जब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये भी न्यूट्रल है, अगर मैं इसको रब करूंगा, आप हाथों को रब करके देखो क्या होता है, हाथ गर्म होते कि नहीं होते? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, हीट एनर्जी बनेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी ना। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो K इज इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट अगर इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स है कि किसी ना किसी पे तो चार्ज आएगा। तो जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट को रब किया, तो रब करने पर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, ठीक है, और अनदर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। यही तो होगा। अगर आप दो ऑब्जेक्ट को इजीली रब कर रहे हो तो वन ऑब्जेक्ट डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड अनदर ऑब्जेक्ट गेन द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि एक जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो भाई साहब थेल्स ने बोल दिया कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रब करने पर वन ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड अनदर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो चार्ज का प्रोडक्शन होगा। अब इससे फिर पूछा गया कि भैया आपको कैसे पता लगा कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा और ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा? ठीक है, तो इसने बोला कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली डोनेट कर देगा। आप कुछ सोचो, मैं यहां पे दो एटम ले लेता हूं, ए वाला और बी वाला, ठीक है। सोचना, ए वाले एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 और बी वाले एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बताओ इसका ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड वाला। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका भी ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड वाला। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस वाले एटम को मान लिया ए, इस वाले एटम को मान लिया बी। जब दोनों को एक दूसरे से रब करेंगे, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करेगा? सिंपल है ना, ए वाला, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि नहीं होती? तो ये इजीली डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव होगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ लो, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो अपने ऊपर नेगेटिव ले लेगा। ठीक है, तो अब जब इससे पूछा गया तो इसने क्या करा? एक बेसिक एक्सपेरिमेंट किया। थेल्स ने बेसिक एक्सपेरिमेंट क्या किया? अब देखो ये कितना समझदार। इसने बोला कि भैया पहली बात तो दो चीजों को जब आप रब करोगे तो रब करने पे चार्ज आएगा, ठीक है, चलो मान लिया, ये भी मान लिया कि रब करने पे चार्ज आएगा। फिर ये बंदा बोलता है कि भैया ऐसा है, मैंने थेल्स ने क्या करा, एक चीज थी एम्बर। अब तुम बोलोगे सर ये एम्बर क्या है? मैं अभी इसको डिफाइन करूंगा। उसने एम्बर नाम के ऑब्जेक्ट को सिल्क क्लॉथ या वूलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ या फिर वूलन क्लॉथ से क्या किया? रब किया। एम्बर नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने सिल्क क्लॉथ मतलब रेशम का कपड़ा, वूलन क्लॉथ सभी जानते हैं ऊन का कपड़ा जो होता है, तो एम्बर वाली जो चीज है इसको इन दोनों में से, या तो दोनों से बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट से उसने रब किया। रब करने पर, सुनना, रब करने पर जब वो एम्बर को, रब करने पर जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको कैच करो, जब वो एम्बर को अनदर ऑब्जेक्ट के पास लेकर गया, लाइक एज अ डस्ट पार्टिकल्स, सुनना, लाइक एज अ डस्ट पार्टिकल्स, लाइक एज अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ समझते हो ना, घास फूस, ठीक है, एंड लाइक एज अ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो उसने क्या बोला? थेल्स ने, अब देखो थेल्स क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस कर रहा है। उसने क्या करा, एम्बर को रब किया सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ में से किसी एक से। रब करने के बाद एम्बर पे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद ही सोचो,
आएगा ना। जब चार्ज आएगा तो एम्बर वाली चीज को जब वो किसके पास लेके गया, डस्ट पार्टिकल्स, स्ट्रो, स्मॉल बिट्स पेपर, दैट मीन ये सारे के सारे लाइट पार्टिकल्स है, कोई हैवी नहीं है। जब इसको इसके पास लेकर गया तो थेल्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे पार्टिकल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एम्बर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या, कोई भी चीज अट्रैक्ट कब होती है, जब उस पर क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इतना भी चलो समझ आ गया। फिर उसके बाद थेल्स से पूछा गया कि भैया ये एम्बर क्या है, तो इसने बोला एम्बर एक रेजिनस सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, एक रेजिन, समझ रहे हो, रेंजिन देखा आपने, एक अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें थोड़ा सा कार्बन मटेरियल होता है। अपन बाजार में चमड़े के जूते या फिर रेक्सिन वगैरह के जूते खरीदने जाते हैं ना, शूज वगैरह, तो ध्यान रखना इसने बोला कि एम्बर एक रेजिनस सब्सटेंस है, और इस रेजिनस सब्सटेंस जो है ये इसका एम्बर ग्रीक वर्ड है और इसका प्रॉपर मीन होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो एम्बर इज अ रेजिनस सब्सटेंस, है ना, विच आर अट्रैक्टिंग smallest particles towards them, then it means electron. Amber is a Greek word, clear, and in that means electron. अब आप सोचो इलेक्ट्रॉन का तो नेचर ही यही है, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। अब इसका मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूं। सभी बच्चों ने हैप्पी बर्थडे बनाया हुआ है, पक्का बनाया हुआ है। अब हैप्पी बर्थडे में क्या होता है, केक तो काटना होता है, वो तो तुमको भी पता है। अब आप सोचो हैप्पी बर्थडे में जब आप केक काट रहे हो तो भैया बिना गुब्बारे फोड़े मजा आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। अब आपने बैलून को फुला दिया, क्या करेंगे, बैलून को हाथों से बांध देंगे। अब चिपकाने की बारी आई, कैसे पेस्ट करोगे, या तो टेप लगाओगे, डबल टेप या सिंगल टेप, या फिर पहले देसी जुगाड़ क्या है अपना, बताओ। बैलून को उठाएंगे, किससे रब करेंगे, बालों से रब करेंगे। ठीक है, और रब करके कहां ले जाके चिपका लेंगे, सीधा वॉल पे। जैसे ही वॉल पे चिपकाओगे तो बताओ बैलून चिपकता है कि नहीं चिपकता, बैलून चिपकता है। व्हाई, बिकॉज वॉल के अंदर क्या है, स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल्स है कि नहीं है। अरे कंकर, पत्थर, सीमेंट वगैरह इन्हीं से ही तो बनी है, तो स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वो बैलून से जाके अटैच हो गए। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज बैलून को जब आपने बालों से रब किया, लेकिन बाल गीले नहीं होने चाहिए, ड्राई हेयर्स, सूखे बालों से जब हम करते हैं तो हमारे जो ड्राई हेयर्स हैं, सूखे बालों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बैलून की सरफेस पे चले गए। और आपको पता है बैलून जो है वो होलो होता है, खोखला होता है, दैट मीन्स वो कंडक्टर है। और ऑलवेज रिमेंबर, कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज आता है, उसके वॉल्यूम में नहीं जाता, अंदर कोई चार्ज नहीं है, बैलून के अंदर चार्ज जीरो है। ठीक है, बैलून की सरफेस क्यों तो अपन रब कर रहे हैं, तो बैलून की सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। इस वजह से आप जैसे ही जाके उसको चिपकाओगे, ठीक है, तो बैलून क्या कर लेगा, डस्ट पार्टिकल्स को कैच करेगा, कैच करेगा तो वो जाके चिपक जाएगा। सेम चीज स्केल के साथ करते कि नहीं करते, करते हैं ना। ठीक है, स्केल में क्या होता है, आपने सबने देखा, देखो मेरे पास स्केल होगा भी सही, हाँ, गरीब स्थिति में बेचारा देख लो, ये स्केल है। अब स्केल में तुम्हें एक चीज देखी होगी, स्केल को मैंने अपने हाथ से होल्ड कर दिया ऐसे, ये वाला पार्ट है। अब इसको मैं बालों से यूं रब करूंगा, फिर मैं छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, उनके पास लेकर जाऊंगा, क्या हो जाएगा, पेपर के पीसेस इस पे चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, अटैच होंगे ना। लेकिन इसमें एक मजे की बात पता है क्या है, आपके दिमाग में फिर कॉन्सेप्ट आ गया होगा, सर स्केल तो इंसुलेटर होता है, अभी तो आप कह रहे थे कि चार्ज कंडक्टर पे आता है, बिल्कुल सही है। किसने बोला इंसुलेटर पे चार्ज नहीं आता, रब करने से चार्ज इंसुलेटर पे भी आता है, लेकिन चार्ज फ्लो नहीं होता। लॉजिक समझो, तो क्यों, देखो ये वाला पार्ट मेरे स्केल के हाथ के अंदर है, मैंने इस वाले पार्ट को क्या किया, रब किया, तो इसी वाले पार्ट पे मेरे पेपर्स चिपकेंगे, इस वाले पार्ट पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो चार्ज तो प्रोड्यूस होगा बट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये टोटल हो क्या रहा है, आपने थेल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भैया हम किसी भी दो चीजों को रब कर रहे हैं तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो वही है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ज्यादा ज्यादा अगर अट्रैक्ट नहीं करेगी तो कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्शन फोर्स। चीजें क्लियर है। अब सुनो, ये वाला जब थेल्स ने कॉन्सेप्ट दिया तो भाई साहब क्या हुआ,
ऐसा होता है ना, जब एक साइंटिस्ट बढ़िया काम कर लेता है तो दूसरे को मिर्ची लग जाती है, अरे नहीं नहीं यार मैं भी तो करूंगा कुछ। फिर हमारे आए विलियम गिलबर्ट, ठीक है, कौन आए? विलियम गिलबर्ट। लेकिन विलियम गिलबर्ट में एक बहुत समझदार बात थी, इसने बोला कि थेल्स अंकल जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब विलियम गिलबर्ट ने थेल्स का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। ये भी आ गया, इसने बोला ऐसा है जो चार्ज डेवलप होता है, सुनना कितनी बड़ी मजेदार बात हुई है, जब चार्ज डेवलप होता है तो वो रब करने से नहीं होता, वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। अब इनको जनाब कौन समझाए कि फ्रिक्शन का मतलब भी क्या होता है? रब करना होता है, ठीक है। तो इसने भी यही बोला कि फ्रिक्शन की वजह से होता है, और जब दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो विलियम गिलबर्ट ने सेटिस्फिकेशन दे दिया। अच्छा एक चीज और बताई इन्होंने कि भैया जो ये अपन किसी भी चीज को रब करके किसी अनदर पार्टिकल्स के पास लेकर जा रहे हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, अट्रैक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन। अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन। और फिर बात आ जाती है इसकी एप्लीकेशंस की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन क्या है? तो देखो जेरॉक्स कॉपी मशीन है, आपने कभी फोटोकॉपी कराई होगी ना? फोटोकॉपी कैसे करते हैं? कॉपी लेते हैं, उसको फोटोकॉपी की मशीन में डालते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, बटन दबाते हैं तो नीचे एक लाइट जलती है। इसका मतलब क्या? अपनी कॉपी पे जो इंक पार्टिकल्स है, डस्ट की जगह कौन से पार्टिकल्स आ गए? अपने जो अपने हाथों से लिखे इंक पार्टिकल्स, तो वो नीचे से लाइट चलिए ना, लाइट, तो लाइट के साथ उसकी सरफेस क्या है? रब हो रही है, रब हो रही है तो हैंड टू हैंड उस पर पेस्ट हो जाता है और वो गरम गरम निकल के आता है। तो ध्यान रखना वो वाली चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन होती है ना। अपन जनरली जो सेटर्स वगैरह या फिर आपने देखा होगा पहले ना शर्ट्स वगैरह, सिंथेटिक शर्ट्स अपन पहनते हैं तो कभी अपन है ना उसको भी उतारते हैं अपनी बॉडी से, तो स्पार्कलिंग होती है ना, चट चट की आवाज आती है, आती कि नहीं आती? एक छोटे स्मॉल साउंड आते हैं ना, तो वो भी चार्ज है। लाइटनिंग इन द स्काई, बिजली वगैरह जो कड़कती है वो भी इसका एप्लीकेशन है। जेरॉक्स मशीन में अपन इसको यूज कर सकते हैं। और इसका एक और यूज होता है सिस्मोग्राफ। आपने देखा होगा अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो अर्थक्वेक में आपको एक चीज जनरेट हो जाती है कि आज भूकंप आने वाला है, उसकी इंटेंसिटी इतनी होगी, तो रिएक्टर स्केल अपन ने पढ़ा 10th क्लास में, तो उसको भी मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो चार्ज को लेकर डिस्कशन हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर चार्ज एक्चुअल में है क्या, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो आप बोल सकते हो चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, which can experience a force due to another charges। चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस करती है किसी फोर्स को। फोर्स अट्रैक्शन टाइप का हो सकता है, फोर्स रिपल्शन टाइप का हो सकता है, लेकिन ड्यू टू अनदर चार्जेस, है ना। या फिर आप ये बोल दो कि चार्ज को जब हम अनदर चार्ज के पास लेकर जाएंगे तो वो एक फोर्स को क्या करेगी? अपीयर करेगी, इसको महसूस करेगी। क्लियर है ये चीज? ओके। तो बेटा ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? मैंने बोला था 3 साइंटिस्ट थे, ये तो अभी 2 ही हुए। अब हमारे भाई साहब क्या हुआ, इसने अपनी चला दी, उसने अपनी चला दी। अब तीसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला रुक जाओ, मैं 6 एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। और उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था भैया? उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब जनाब जो ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला मैं 6 एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और 6 एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं और सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो 6 एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। और एक कमेंट में यहां से करना चाह रहा हूं कि जैसा फर्स्ट डे मैंने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर डाउट्स को लेके मैं क्लैरिफिकेशन देता हुआ आ रहा हूं कि किसी भी बच्चे के माइंड में अगर कुछ आ जाता है तो अपने डाउट्स को डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स बेटा जिसको भी परचेज करने हैं, ठीक है, मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के बाय हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हाथों के द्वारा लिखे गए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और लिंक के साथ आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके नोट्स मांग सकते हैं। लेकिन जान लगानी है जितना मैंने पढ़ा दिया, अगर आप डेली का डेली मेरे लेक्चर्स व्यूज करोगे
देखो कोई अर्जेंट काम आ गया तो बात अलग है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं बच्चों के लिए डेली लेक्चर लेके आऊं। बताया था ना टाइमिंग, प्रीमियर चलेगा, लाइव चलेगा, है ना। तो बेटा आज अपने पास 1 मई है, तो 1 मई को आज आपने मेरा वीडियो देख लिया तो रेगुलर मेरे साथ बने रहो। क्या होगा, डेली 40-50 मिनट या 30 मिनट जो भी वीडियो पॉसिबल है उसको देने से अपने टॉपिक्स क्लियर होंगे और चीजें इतनी क्लियर हो जाएगी कि नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और काम यहाँ यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक एक्स्ट्रा पर्पस है। ठीक है, तो सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलता हूं मैं, जय हिंद जय भारत।